ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज मार्केट के महारथी सेगमेंट में हम स्वागत करना चाहेंगे आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ राजेश भाटिया जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो राजेश जी, आपसे बाजार पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे। देखिए, ज़बरदस्त रनअप दिखा रहे हैं, पर ये पूरा महीना काफ़ी क्रूशल भी रहेगा क्योंकि हम देखेंगे कई समय बाद पहला फेड का रेट कट आएगा। साथ ही ग्लोबल बाजारों में तो ट्रिगर्स हैं ही, घरेलू बाजार में भी आईपीओ से जुड़ा काफ़ी एक्शन है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप बाजार की चाल, छोटी अवधि में और मध्यम अवधि में, और साथ ही अभी फिलहाल मौके बाजार में आपको कहाँ दिख रहे हैं? देखिए, ये बाजार मार्च 23 से काफी स्थिरता से ऊपर गया है, जिसे हम कहते हैं बुल मार्केट। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम रही है और इसका आधार बहुत स्ट्रांग है। इसका फाउंडेशन ये राइज का काफी स्ट्रांग है और हमें पता चलता है ये स्ट्रांग मार्केट है। किस तरह पता चलता है कि अब जब देखें ब्रेथ, कितने सारे सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक थीम के आधार पर पूरा बाजार नहीं चल रहा है, अन्य थीम, अन्य सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे मार्केट को हम बुल मार्केट और वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट, इससे अच्छा बुल मार्केट हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बुल मार्केट को हिलाने के लिए कोई एक बड़ा रिस्क चाहिए। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या वो खराब हो रहा है? एक्चुअली काफी इंप्रूव हुआ है। फिजिकल डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? एक्चुअली वो घट रहे हैं। कमोडिटी प्राइसेस घट रहे हैं, ऑयल प्राइस घट रहे हैं। ये सब हमारे लिए फेवरेबल है। तो कोई भी इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट, जीएसटी कलेक्शन, सब हमारे फेवर में है। तो हम भी एक रिस्क ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये कोई बाजार, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बाजार है जो हिल सके। लेकिन हमें वो आज की तारीख में कोई रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा रिस्क जिससे हम कह सकें, अनुमान लगा सकें कि एक बेयर मार्केट आ सकता है। एक करेक्शन को 10% के डिक्लाइन को करेक्शन कहते हैं और 20% डिक्लाइन को हम बेयर मार्केट कहते हैं, राइट। 5 से 10% का करेक्शन, जो जितना बाजार बढ़ा है वो तो स्वाभाविक है, हो भी सकता है। लेकिन हमें ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा है जिससे कोई बेयर मार्केट, मतलब 20% की करेक्शन दिखाई दे। तो ये स्ट्रॉन्ग मार्केट है, अभी भी ऐसे कोई रिस्क नहीं हमें दिख नहीं रहे। बुल मार्केट है और हम कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट द बुल मार्केट। आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे कि बुल मार्केट कितने तक जाता है, इसीलिए स्टे इन्वेस्टेड। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूं मैं। आपने बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर दी कि नहीं, बाजार बुल मार्केट में है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक अच्छी चीज़ आपने जोड़ी कि कमोडिटीज़ का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट है बाजारों के लिए। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई नया निवेशक हो और उसको कैपिटल एलोकेशन करना हो बाजार में, म्यूचुअल फंड का ही रूट अगर सही, यहाँ से अगर बाजार में लीडरशिप आनी है तो कौन कौन से सेगमेंट आपको लगता है कि ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से? क्योंकि हाल फिलहाल अगर हम देखें, जो सेगमेंट नहीं भी चले थे, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, कंजम्पशन हो गया, वहां पर भी धीरे धीरे रौनक आ गई है। तो नई लीडरशिप कहां से आएगी अभी? देखिए, जहां तक ये वैल्यूएशन का सवाल है, मैं सेक्टर से ज्यादा पहले कैपिटलाइजेशन में उसको दो भाग में कर देता हूं, लार्ज कैप और मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इंडिया की स्टोरी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा रही है। यहाँ जो जो कंपनियां हैं उनके ग्रोथ रेट्स भी ज्यादा रहे, उनकी विजिबिलिटी ऑफ 5 साल 10 साल, मान लीजिए डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, ऑटो एंसिलरी, इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट्स, ये सब की काफी अच्छी थीम चल रही है और इसमें लग रहा है कि ये सब बिजनेसेस 5 साल 10 साल में काफी बड़े हो जाएंगे। ये सब कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप में, और ऑफकोर्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, गिवन इनके प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं, काफी अच्छी तरह चल रहे हैं। अब उनके वैल्यूएशन भी मैं कहूंगा एक्सपेंसिव हो गए हैं। लेकिन आते हैं लार्ज कैप पर, निफ्टी पर। अगर आप निफ्टी की वैल्यूएशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 मार्च, अगर ईपीएस और पी उस तरह 26 को देखें तो वो 20 टाइम है। 10 साल का एवरेज हमारा 17 से 18 टाइम रह चुका है। सो मैं कहूंगा कि 20 टाइम जो लार्ज कैप में वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव। आपने कहा कि आईटी थोड़ा चला है और अन्य सेक्टर चले गए, बट अभी भी मुझे लगता है कि काफी सेक्टर्स लार्ज कैप में है। डिजिटल कॉमर्स, लाइफ इंश्योरेंस, डोमेस्टिक फार्मा, ग्लोबल फार्मा, जहां अभी भी हमें वैल्यू दिखती है। पावर, पावर फाइनेंसियर्स, ऐसे अन्य सेक्टर्स हैं लार्ज कैप में जो मुझे लगता है कि अभी भी रीजनेबली प्राइस्ड हैं। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से थोड़े
प्रीमियम है, पर वो आपको सस्ते भी नहीं मिलेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ इकोनॉमी आज की तारीख में भारत देश है। 7 से 8% का ग्रोथ रेट है। अगर कोई बताए मुझे कि 5 साल 10 साल में, हम इतने अन्य निवेशकों से बात करते हैं, 5 साल 10 साल में अगर किसी इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वो है भारत देश। सो ऐसे ग्रोथ रेट्स में आपको ये चीज बहुत सस्ती भी नहीं मिलेगी। सो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप में अभी भी वैल्यू है जहां निवेश कर सकते हैं। ठीक है भाटी जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। एक सवाल मेरा रहेगा, मैं एक्चुअली थोड़ा आज स्पेसिफिक होकर आपसे बात पूछ रहा हूँ। जैसे इंडिया के अंदर ना कुछ एक कंपनीज, कुछ एक थीम ऐसी है जिसमें आपके पास ज़्यादा कंपनी नहीं है प्ले करने के लिए। जैसे मैं एक शेयर का नाम बताता हूँ, जोमेटो के आसपास कोई इसका पीयर आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक, एविएशन में जाएंगे तो इंडिगो का पीयर जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा। स्पाइसजेट बहुत छोटा और टाटा लिस्टेड ही नहीं है। सेम सीमेंट के अंदर इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है कि बड़ी कंपनीज ने एक पूरा एक ग्रुप बन गया। सेम टेलीकॉम में भी 2 कंपनीज रह गई हैं। तो जहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट है, यानी कि 2 कंपनियाँ हैं या डुओपोली है, 2-4 कंपनियाँ हैं, इनमें से कौन सा सेगमेंट ज़्यादा अच्छा है? एविएशन, सीमेंट या QSR या फिर कुछ और? देखिए आ रहे हैं और जो क्विक कॉमर्स में ग्रोथ रेट आ रहे हैं वो 100%, 200% ऐसे ग्रोथ। ये धंधा आज की तारीख में काफी छोटा है जो कि काफी बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ एक्साइटमेंट ज्यादा है। जैसे कि आपने बताया, ओलिगोपॉली है। एक टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन का एडवांटेज एक बार हो गया तो मेरे ख्याल से वो एक कॉम्पिटिटिव एज बन जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये आपने जो सेक्टर्स में नाम लिए, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट यहाँ है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मैं कहूंगा टेलीकॉम में है। अगर टेलीकॉम देख लें, आपने कहा 2, मेरे ख्याल से 3 प्लेयर्स हैं, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स 2 हैं। और इसमें कंज्यूमर कंपनी है, ये कोई अपना टेलीफोन देना वापस नहीं चाहता। इसमें रेट्स हमारे काफी लो हैं और ये 120 से अब 200 रुपए तक आया है और वो आगे जाके 300 रुपए जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी मान लीजिए कि डिफेंसिव और येट प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ मैं कहूंगा कंज्यूमर कंपनी में है। आपने बताया इंडिगो, वो थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस है बट कंसोलिडेटेड बिजनेस है। और सीमेंट मेरे ख्याल से काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी यूटिलाइजेशन 75% पर है। तो मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्ट्स उनके इतने अच्छे नहीं है जितना कि आपने दूसरे सेक्टर्स के बारे में बताया। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे पैकिंग ऑर्डर करना हो तो मैं कहूंगा कि डिजिटल कॉमर्स, टेलीकॉम, एविएशन और उसके बाद लास्ट में सीमेंट। ठीक है राजेश सर, ये तो मैंने आपसे 4 ही सेक्टर पूछे। अगर काश मैं आपसे थोड़ा और ज़रा पूछ लेता तो आपसे और हमको इंटेलिजेंस मिल जाती, लेकिन हाँ, फिर भी आपने क्वेश्चंस के काफ़ी अच्छे से जवाब दिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, नीट एंड क्लीन। जो सामने व्यूअर सुनना चाहता है एग्जैक्टली वही बात आपने बोली है, और मैं आपका शुक्रिया करूँगा उनकी तरफ से भी कि उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आज। राजेश सर बहुत शुक्रिया, आज थोड़ा समय इतना ही है, नहीं तो आपके पास इंटेलिजेंस का भंडार है, लेकिन हमारे पास थोड़ा समय की कमी है। आगे आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। मेरे को अभिषेक और सृष्टि को इजाज़त